नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र, उसकी राजनीति, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की, और क्या चल रहा है अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में, हलचल कितनी है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुंबई में पात्रा चौल मामला था, उसमें ईडी शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कस के अब उनको गिरफ्तार करके ले गई है। और संजय राउत कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं और लड़ाई जारी रखेंगे। संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मामला बनाया जा रहा है, पर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि संजय राउत जो है वो पात्रा चौल घोटाले में शामिल रहे हैं। संजय राउत की उद्धव गुट में एक अहम जगह है। भाजपा पर हमला बोलने में वो पार्टी में सबसे आगे रहते हैं। कई बार उनके बयानों की वजह से लोगों को या पार्टी को मुश्किलें भी आती हैं। शिवसेना नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता काफी है। संजय राउत पर कार्रवाई के बाद वैसे कई राजनेताओं के बयान आए हैं, तो सबसे पहले इन सियासी बयानबाजी को आपको दिखाते हैं। तो ये कहा उद्धव ठाकरे ने इस कार्रवाई के बाद कि ये मराठा लोगों और शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश है। लेकिन इस पर किरीट सोमैया का कहना है कि जेल में इन्हें यानी कि संजय राउत को नवाब मलिक का पड़ोसी बनने का सम्मान मिलेगा। और आनंद दुबे का कहना है कि राजनीतिक कार्रवाई है, संजय राउत को चुप कराने की ये कोशिश है। ईडी ने देर कर दी, महीनों पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये कहना है नवनीत राणा का। लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि न मैं झुकूंगा और ना ही मैं शिवसेना छोड़ूंगा। तो ये तमाम बयानबाजी है। संजय राउत अभी भी हुंकार भर रहे हैं, पर इसका क्या फायदा होगा, उनके खिलाफ मामले कितने पुख्ता हैं, जिस मामले में कार्रवाई हो रही है वो दरअसल क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैसे और कब ये घोटाला हुआ। ये पात्रा चौल का घोटाला जो है वो क्या है। पात्रा चौल के 672 परिवारों के पुनर्वास का प्लान था। सोसाइटी माडा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के बीच एक करार हुआ था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे। एचडीआईएल ने गुरु आशीष के डायरेक्टर प्रवीण राउत को 100 करोड़ दिए थे, ये ईडी का कहना है। प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख इसमें दिए, ऐसा ईडी का आरोप है। वर्षा राउत को जो 55 लाख दिए गए वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। इस पूरे मामले में सवाल कई हैं। एक तो ये जो कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है शिवसेना को चुप कराने की कोशिश है, ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। तो सवाल है कि क्या ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, क्या ईडी के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है, या फिर अगर घोटाला है तो फिर इसमें संजय राउत के रोल की जांच जो है वो जायज है। क्या संजय राउत की गिरफ्तारी उद्धव ठाकरे को और कमजोर करेगी, इसका शिवसेना पर क्या असर होगा, ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जाना चाहेंगे हम अरविंद सावंत के पास, जो कि सांसद हैं शिवसेना के। धन्यवाद आपका अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर आज का दिन जो है, आज संकट कुछ बढ़ गई है फिर से शिवसेना के लिए। आपके एक बड़े नेता हिरासत में है, ईडी पूछताछ चल रही है। आप जानती हो कि ईडी की कार्रवाइयां जो पिछले 10 बरस में हुई, उसमें कहां वृद्धि हुई वो अगर देखेंगे तो आप समझ पाएगी 2014 के बाद कितनी वृद्धि हुई और 2019 के बाद में कितनी वृद्धि हुई। ईडी का इस्तेमाल जिस ढंग से केंद्र की सरकार कर रही है, आप नगमा जी एक सोचिए कि क्या पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र है जो भ्रष्टाचारी है, बाकी राज्यों में सभी अच्छे लोग हैं। रोजाना खबर आती है तो सिर्फ महाराष्ट्र की आती नहीं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार बनी थी और उद्धव ठाकरे साहब को तकलीफ देना यही तो पहले दिन से शुरू था जी। आप आज के दिन की अगर मुहूर्त की बात देखो, मुहूर्त शब्द यूज का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कल हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो वक्तव्य किया जी, उससे भारी मात्रा में असंतोष पूरे महाराष्ट्र में पैदा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र का अवमान किया, मराठी लोगों का अवमान किया, मराठी अस्मिता का अवमान किया। ये तो पहले से करते आए हैं, पहली बार कर रहे ऐसी बात नहीं है, करते आए हैं जी। कल तो उन्होंने इतना गंदा वक्तव्य किया कि उन्होंने कहा अगर मुंबई शहर या ठाणे शहर, ये मुंबई कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी है,
तो अगर यहां से मारवाड़ी और गुजराती समाज निकल गया तो ये मुंबई क्या होगी, जी इसकी हालत जी आप सोच लो। जी अरविंद आप सावंत सोच जी, ले कि संविधान के हाँ दायरे में आकर एक व्यक्ति, राज्यपाल जैसे व्यक्ति हाँ उसकी गरिमा नहीं रखते, उसको रोजाना उस गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, इस तरह का वक्तव्य करते तो असंतोष निर्माण होता। ठीक है। नगमा जी आगे मुझे क्या बता रहे हैं देख लो। ये असंतोष कल पैदा हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, संजय राउत साहब ने तो पहले से कहा था, उसके पहले भी वो जांच के लिए गए थे, उन्होंने मना नहीं किया था, उनकी पत्नी भी गई थी। वहां लोकसभा का सत्र शुरू है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की 7 अगस्त के बाद में मुझे तारीख दे दो, मैं आता हूं। कल आज क्यों किया? क्योंकि कल जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो गुस्सा पैदा हुआ, असंतोष पैदा हुआ, कोश्यारी साहब के बारे में असंतोष पैदा हुआ जी, आज ये ईडी की खबर आते ही वो खबर ही बंद हुई। ठीक है। मैं आपसे दो बातें पूछना पहली चाहती हूँ। राजनीति है, पहली राजनीति जी, समझ। अरविंद जी आपने अपनी बात रखी, पर एक सवाल जो उठ रहा है, आपने कहा कि कोश्यारी साहब ने कैसे मारवाड़ियों की, गुजरातियों की बात की, मराठी मानुस का अपमान किया, पर यहां पर ये जो पात्रा चौल घोटाला है, इसमें तो मराठी मानुस का ही सवाल है सावंत जी। तो ये आरोप लगा रहे हैं वो 672 परिवार है। मैंने मना नहीं किया जी, तो वो घोटाला, और अगर उसमें संजय राउत का नाम है तो आपको नहीं लगता कि ये जायज है, वाजिब है कि इसमें जांच जो है वो हो कि आखिर क्या घोटाला है? ये 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो पहली बात ऐसे कि पत्राचाल, जब भी हमारी संजय राउत साहब से बात हुई है वो हर बार कहते हैं अरे ये पत्राचाल कहा है, मुझे कुछ खबर नहीं है, कौन क्या करता है, मेरे नाम पे क्यों। उसका सरनेम राउत है, जो प्रवीण राउत है, जिसको 100 करोड़ का पर आरोप दिया है कि इनकी पत्नी को पैसे मिले जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है, ईडी का आरोप है, तो उस पर जांच होनी चाहिए। थोड़ा अवसर दीजिए तो क्या होता है, फिर आधी बातों में लोगों को समझ भी नहीं आएगा। फिर ये बात जो हुई उसको लेकर ये इन्होंने बराबर उसका लगाया हुआ है, उसको मारकर पीट कर वो प्रवीण राउत को मारते अंदर, आपको पता है क्या? आप जानकारी ले लो, और उससे बोलते कि संजय राउत जी का नाम ले लो आप। अब रही 55 लाख की बात जो आपने कही थी, संजय राउत साहब ने ये कहीं छुपाया नहीं था। आज वो सांसद है, सांसद करके चुनाव में जब खड़े रहते तो उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारी आय कितनी, तुम्हारे पास कितनी तुम्हारी जायदाद है, उसमें उन्होंने वो लिखा है, ये कभी छुपाया नहीं। उन्होंने लिखा है कि 55 लाख रुपया मैंने लोन लिया किसी से। वो अभी अगर छुपाते तो बात अलग थी, फिर आपका बात मानता हूं, कभी नहीं छुपाया वो। अच्छा, वो पैसा जब ईडी की बात है तो पैसे वापस भी कर लिया, वो भी उनको जानकारी दे दी। अब 55 लाख के बारे में जो कर्जा लिया, वापस किया, उसके सारे कागजात आपके पास उपलब्ध है। उसको छोड़कर पत्राचाल को जोड़कर वो राउत सरने में उनकी पहचान का पीट कर उसके नाम से उसका नाम बुलवा लेते हैं और कहते हैं अभी इनको अरेस्ट करना है। आप कह रहे हैं कि मारपीट कर नाम बुलवाया गया है, इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, आपका आरोप है कि जबरदस्ती करके लोगों से नाम लिवाया जा रहा है, जैसा संजय राउत ने भी कहा, और इसलिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ऐसा जो हुआ है, संजय राउत काफी अपने बयानों के लिए भी बार बार जाने गए, कई बयान उनके जो का गलत असर भी रहा। लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे लोगों का, कि शायद इस वजह से भी उनके ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। पर इससे उद्धव ठाकरे, आपकी जो शिवसेना है, उस शिवसेना को कितना नुकसान पहुंच रहा है? और पहले ही इस समय एक राजनीतिक संकट में आप लोग हैं, और अब जो ये हो रहा है इससे शिवसेना और कमजोर होती आपको नहीं दिख रही? आप शिवसेना का इतिहास अगर जांच लोगी, आज मुझे लगता है देश में सबसे पुरानी पार्टी शिवसेना है, 56 साल हुए। और जब भी ऐसे संकट आता है तो शिवसेना और ज्यादा जोर से उभर कर आती है, और ज्यादा जोर से उभर कर आती है। संख्या आपके साथ कम है, और कई पत्रकारों का कहना है कि इसके बाद और भी लोग छोड़ के साथ शिंदे कैंप चले जाएं अगर इस तरह के घोटाले रहेगा तो। नगमा जी, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरी पूरी, तो ये शिवसेना का इतिहास एक वाक्य में बताया, कुछ नहीं होता, लोग और ज्यादा जोर से। आज वही तो मैं बता रहा था, राज्यपाल की जगह जो असंतोष महाराष्ट्र में पैदा हुआ है ना, जिस ढंग से आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के पीठ में छुरा भोंक कर सरकार गिराई गई है, वो देखकर यहाँ की जनता बहुत गुस्से में है। वो आपको हमें अनुमान नहीं लगा, आप चुनाव के बाद में आपको समझ में आएगा। अब रही बात, ये जो आप कह रही हो कि ये सच है, आज जो अर्जुन खोतकर जी है, हमारे उपनेता है, हमारे कभी विधायक रहे, राज्य के मंत्री रहे, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि पिछले 6 महीने से मुझे ईडी इतने परेशान करे, पूरा परिवार परेशान हो रहा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। हर्षवर्धन पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, उन्होंने कह दिया अभी हम इधर है तो ईडी नहीं है हमारे पास, हम सो जाते हैं आराम से। संजय काका पाटिल जो सांगली के हैं,
वो खुद तो सांसद भी थे, कुछ समय के लिए अध्यक्ष थे किसी मंडल के, वो भी कहते हैं हमारे लिए ईडी का कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब कि ये जो मसला अभी, और एक से नगमा जी एक वाक्य पूरा करता हूं, और जितने लोग अभी गए उनके पास, एक तो अभी केंद्र में मंत्री है, उन पर यही किरीट सोमैया जी इन्होंने आरोप लगाए थे, सब पर, सभी के ऊपर आरोप, एकनाथ शिंदे से लेकर नारायण राणे से लेकर सबके ऊपर आरोप लगाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद चुप कर बैठे, सारी शांत हो गया। ठीक है, तो मैं आप ही की बात को दोहरा रही हूँ, तो इसी डर से और ज्यादा लोग भी छोड़ सकते हैं साथ कि उनको यही तो ना, तो आप तो इसका मतलब जनतंत्र के मतलब मूल पर घाव डाल रहे हैं ना लोग, संविधान पर ही घाव डाल रहे। अब आप सोचिए कि जो घाव डाल रहे हैं उससे क्या होगा, जनतंत्र को ही धोखा पहुंचेगा ना, असंतोष और पैदा होगा। आपका कहना है कि जनतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 100% मैं वही कह रहा हूँ, 100% लोगों को डरा धमका कर आरोप खड़े किए गए। यही काम चल रहे, विकृत उनकी जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता जी, बस परेशान करो, या तो इधर आ जाओ, नहीं तो उधर रहोगे तो परेशान करते रहेंगे। ये क्या तरीका है, ये जनतंत्र को धोखा नहीं है। जब हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें अभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी है, वो तो वही तो छीन लिए जा रहे, क्योंकि वो लिखता है, वो बोलता है, ठीक है, उनका एक अलग ढंग है बात करने का, मैं मान लिया, लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ आँच आ रही थी, ठेच आ रही थी, कुछ इल्जाम लगाए जा रहे थे, आरोप हो रहे थे, तब जो लोग आज बोल रहे हैं ना, उनमें से किसी ने मुंह नहीं खोला था। पर ये सवाल तो उठेगा कि अगर ये घोटाला है तो इसकी जांच हो, इसमें लोगों की क्या रोल थे। कोई दिक्कत नहीं है जी नगमा जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। उन्होंने इसके पहले भी संजय राउत साहब को बुलाया था, गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। उनके पत्नी को बुलाया, गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, संसद का सत्र शुरू है, मुझे 7 अगस्त के बाद में तारीख दीजिए, मैं आता हूं। आपने इसलिए मैंने मूर्ख शब्द प्रयोग किया है। कल जो बदनामी हुई है, महाराष्ट्र में असंतोष पैदा हुआ है, उस खबर को कैसे दबा सकते हैं? तो पहले आज ही उसको ईडी को करवा दो, तो ये खबर ही मिल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी वजह इस कार्रवाई की आज ये है कि कोश्यारी साहब का कल बयान हुआ, एक नई हलचल शुरू हुई और इसी के लिए आज ये कार्रवाई की गई है। धन्यवाद आपका अरविंद सावंत, हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस समय हमारे साथ पैनल पे भी और लोग मौजूद हैं। विजय चोरमारे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना, आसिफ बामला नेता बीजेपी, अतुल पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस। आसिफ बामला, सबसे पहले मैं आपसे आपका जवाब चाहूंगी। आपने अभी सुना अरविंद सावंत को, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। कल कोश्यारी जी के बयान से लेकर हंगामा खड़ा हुआ, तो आज ध्यान भटकाने के लिए एक नया मामला सामने आ गया, इसलिए आज ईडी हिरासत में ले गई संजय राउत को। ये देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं अरविंद जी को सुन रहा था, मेरे मित्र हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जो राज्यपाल का विषय जो उन्होंने निकाला, जो कल जो उनका बयान आया, उससे पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को जो है अपनी भूमिका स्पष्ट की कि भाई ये भूमिका पार्टी की नहीं है। राज्यपाल एक इंडिपेंडेंट एक प्रशासनिक अपना एक संवैधानिक पद है, और अगर वो कुछ कह रहे तो ये उनका अधिकार है, इससे पार्टी का लेन देन नहीं। और इसकी स्पष्टीकरण हमारे नेता आशीष शेलार जी ने भी की। और ये मैं बताना चाहूंगा, पहले अरविंद जी की बातों का यदि अगर हम खुलासा करें तो नंबर 1। नंबर 2, आप अगर देखें तो इनका ये जो आज जो सुबह 7 बजे कार्रवाई हुई है, ये किस आधार पर हुई है? ये आज का विषय नहीं है, और ये पिछले 1.5 लेकिन कहना ये था, और ये संजय राउत का भी कहना था। मैं 1 मिनट आपको जो 1 मिनट इसमें जोड़ दूं कि आपने ये इंतजार नहीं कर सकते थे संजय राउत। अभी आपने अरविंद जी को इतना बड़ा समय दिया। मैं आपको भी समय दे दूं, मैं बोल रही हूँ कि आप वो डेट की बात कर रहे थे, उसमें जवाब मांग रही हूँ। मेरे सामने यहाँ विरोध करने के लिए और 2-3 लोग हैं, तो मुझे जरा अपनी बात को रखने दीजिए, फिर उन्हें अपनी बात रखें। मैं तैयार हूं सारे विरोध और प्रदर्शन के खिलाफ। तो कहने की बात यह है कि सुबह 7 बजे जब आज ईडी ने वहां जो है उनके घर पर गए, उन्होंने पत्राचाल का जो विषय है, जो लगभग 1200 करोड़ का विषय है, वसई नायगांव में यूनिटेक्स बिल्डर की घोटाला जो है 2000 करोड़ का है, अलीबाग की जो जमीन है, दुबई में किन किन लोगों के साथ उनका तालमेल और किन किन लोगों के साथ व्यवहार और व्यापार का संबंध उनका, ये सारी चीजें अगर उजागर हो रही है
तो क्या ईडी ने ये बात आज मुझे बताइए, 3-3 घंटा आपके पास मीडिया को देने के लिए, कोई बात नहीं, आप करिए, ये तो आपका अधिकार है, आप सही कह रहे हैं, आप प्रवक्ता हो। लेकिन अगर आपको सुनिए, ईडी ने यदि बुलाया है, आसिफ बामला साहब एक मिनट, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि आप सही कह रहे हैं और वो भी ये बात मान रहे थे कि ईडी की पूछताछ होनी चाहिए। सवाल एक यहाँ पर ये था कि क्या इसके लिए इंतजार किया जा सकता था 7 तारीख का? आज ये वो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे थे कि आज क्यों हुआ। बहरहाल यहाँ पे आनंद दुबे हैं जो प्रवक्ता है शिवसेना के, वो इसका जवाब देंगे। सुन लीजिए बामला साहब, एक मिनट, आनंद दुबे बोलिए, आप जवाब दीजिए। आप देखिए, ऐसा है नगमा जी कि भारतीय जनता पार्टी जहां आगे फ्रंट पर नहीं खेलती है, वहां अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हर उन विरोधियों पर, हर उन विपक्ष के नेताओं पर जो बीजेपी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पिछले 2.5 सालों में 2019 से एक व्यक्ति हमेशा बड़ा चेहरा बन के टारगेट में रहा, उनका नाम संजय राउत। संजय राउत महाविकास आघाड़ी सरकार के एक प्रकार से बहुत बड़ी भूमिका में थे और ये भारतीय जनता पार्टी और उनको सहयोगियों को पच नहीं रहा था, खास करके किरीट सोमैया जी और कुछ नेता है, वो इस मतलब उसमें थे कि कैसे संजय राउत को नीचा दिखाया जाए, संजय राउत को परेशान किया। देखिए, पतरावाला चाल का मामला 2010 का है, आज 12 साल बीत गए हैं। एक महिला के अकाउंट से एक महिला के अकाउंट में पैसे आते हैं व्हाइट में, और वो लोन के प्रकार में आते हैं। ठीक है, आप उसको इंक्वायरी करिए, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन पतरावाला चाल घोटाला ये संजय राउत ने किया है, ये न संजय राउत मानेंगे, न मैं मानूंगा, न राज्य और देश की जनता मानेगी, क्योंकि वो चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता इस घोटाले के बारे में, मुझे नहीं पता पतरावाला चाल कहां है, मुझे नहीं पता कि सभी आरोपी कहते हैं आनंद दुबे साहब, कोई मान थोड़ी लेंगे, इसलिए तो जांच होनी जरूरी है। शांत रहिए, खाने का अधिकार, शांत रहिए, शांत रहिए बामला जी। आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता, यदि आप नहीं रुकेंगे तो मैं एक मिनट नहीं दूंगा। नगमा जी, मैं एक शब्द बोलने नहीं दूंगा। एक एक करके बामला साहब, एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, लेकिन आनंद दुबे जो आपने सवाल किया, मैं इसका उसी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कोई भी उनके पर आरोप है तो वो तो जांच साबित करेगी। अगर संजय राउत कह रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूं तो ये कैसे मान लिया जाएगा? इसी के लिए तो जांच होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संजय राउत जी को 3 समन्स आते हैं, एक में वो फिजिकली जाते हैं, 2 का उन्होंने चिट्ठी लिखा कि देखिए पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, मैं आपके हर जांच में सहयोग करूंगा, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं, बहुत सारे समस्याओं का प्रश्न और उत्तर वहां करना पड़ता है, मुझे 7 अगस्त के बाद जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, न तो मैं कोई अपराधी हूं और न मैं देश छोड़कर भाग रहा हूं। अब इतना स्पष्ट अगर ईडी को कहा गया, लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे आनन फानन में ईडी ने कार्रवाई की है, और आपसे एक सवाल पूछता हूं नगमा जी, चलिए ठीक है, देश में बहुत सारे ईडी के केसेस इस समय वर्तमान में रनिंग चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 समन्स के बाद भी लोग रेड नहीं करते, लोग उनको मौका देते हैं। आइए जांच में सहयोग करिए, आइए जांच में सहयोग करिए। मैं जवाब ले लूं, आपने जो कहा मैंने वही सवाल पूछा था। बामला साहब बताइए कि आखिर आज सुबह 7 बजे इस इमरजेंसी में पहुंचने, ये लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, यही बात कह रहे थे सावन जी, यही बात आनंद दुबे कह रहे हैं कि इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता था? सर्वप्रथम तो जो सेना के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उन्हें ये बता देना चाहूं कि हर चीज पर, हर भ्रष्टाचार पर और हर बुरे काम पर बाला साहब की कसम खाना ये लोग छोड़ दें, क्योंकि ये अब बाला साहब के वंशक ही ना रहे, जो उनकी विचारधारा के साथ ना रहे, जिन्होंने उनकी विचारधारा के विपरीत काम किया। अब बार बार जब कोई परिस्थिति परेशानी आती है तो सिर्फ केवल बाला साहब की कसमें खा के दुआई देना वो गलत है। आप सवाल का जवाब दे दें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि देखिए ये एक सेंट्रल एजेंसी है, और ये जो कह रहे हैं कि अगर ये केस में दम नहीं है और तथ्य नहीं है तो इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और यदि उसमें एक ऑथेंटिसिटी नहीं है, पुरावे नहीं है, तो ये कोर्ट में वो केस जो है स्टैंड नहीं करेगा। आज आप कहो कि चटनी मेरी पटनी में, तो इस तरीके से नहीं होता है।
ये एक एजेंसी जो है इस एक बात नहीं, बात टाइमिंग की है। वो ये सवाल उठा रहे थे कि आज ही क्यों 7 तारीख। ठीक है, आनंद दुबे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक ब्रेक लूंगी, इसके बाद बाकी 2 मेहमान भी हमारे साथ हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है। विजय चोरमारे हैं वरिष्ठ पत्रकार। बामला साहब 1 मिनट और भी लोग हैं। आनंद दुबे आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम बदले की भावना। बामला साहब प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आप प्लीज रुक जाइए, दूसरे को भी सुनिए। बामला साहब 1 मिनट के लिए प्लीज। आनंद दुबे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बामला जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अगर कुछ नहीं किया है तो छूट जाएंगे। वाह, ठीक उसी तरह छूट जाएंगे ना जैसे एनसीबी ने आर्यन खान पर कार्रवाई की थी और आर्यन खान कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए और उसी एनसीबी के अधिकारियों को बदली करना पड़ा, बड़ी फजीहत हुई। ये ऐसे आप करवाना चाहते हैं? मतलब आप पहले लोगों को पकड़ना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, फिर लोग निर्दोष बरी हो जाएं और आप ताली बजाएं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरी नियत यह है कि परेशान किया जाए लोगों को और उसके बाद वो निर्दोष बरी हो। एक ब्रेक ले रही हूं मैं। विजय चोरमारे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ और भी नेता मौजूद हैं। इस समय कांग्रेस के अतुल पाटिल भी हैं। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि संजय राउत की जो ईडी ने गिरफ्तारी, जो हिरासत में लिया है संजय राउत को और पूछताछ हो रही है, उससे शिवसेना पर क्या असर पड़ेगा या क्या ये केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की गई एक ऐसी कार्रवाई है जिसे देखा जा सकता है एजेंसियों के दुरुपयोग के तौर पे। हमारे साथ अतुल पाटिल हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपने सुना इसके पहले शिवसेना और बीजेपी के प्रवक्ताओं को, आपका क्या मानना है? क्योंकि ये आरोप बार बार लगाए जाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, लेकिन अगर घोटाला हुआ है, जो कि ये 12 साल पुराना मामला है, ये जो चौल का मामला है, पात्रा चौल के, तो उसमें क्या जांच नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या गलत हुआ है और ये क्यों आरोप लगा रही है शिवसेना कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, मामला बनाया गया है, झूठे आरोप है? आपने ये दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है, ऐसी चर्चा करने की हिम्मत की, इसलिए एनडीटीवी को बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, मैं एक एक मामला बताऊंगा, थोड़ा शांति से भामला जी भी सुनेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके पीएमएलए जो है वो एफएटीएफ के तहत जो है 2002 में बना और वो काफी सख्त एक्ट है, ये सबको पता है। उसके जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है वो है कि ड्रग्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पर, फ्लैश ट्रेडिंग के लिए, वेश्या व्यवसाय के लिए अगर होता है, और टेररिज्म के लिए होता है। अब एक फिट केस है हिंदुस्तान में, रिसेंट केस बता रहा हूं, इसमें मेरे पास 20 केसेस है। एक फिट केस है, मेघालय की केस है वो बर्नार्ड मर्नाक जो है, जो उपाध्यक्ष है भाजपा के, उनके यहाँ 30 जिलेटिन की कांडियां मिली है जो बम बनाने के इस्तेमाल में होती है। चूंकि बॉर्डर स्टेट है, ध्यान में रखना चाहिए। वहां नाबालिग लड़कियों से बात क्या होगी, वेश्या व्यवसाय कराया जाता है, वहां ईडी नहीं जाएगी। फिर दूसरी बात, जब नोटबंदी हुई थी तो अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है, उस बैंक ने एक दिन में 765 करोड़ डाल दिए थे। उसके डायरेक्टर जो है वो अमित शाह जी थे, सम्मानीय अमित शाह जी, हमारे विषय तो बहुत सारे रिश्तेदार, वहां पर ईडी जाने की हिम्मत नहीं करेगी। धैर्य से सुनिए भामला जी, अभी तो परत खुली नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ हाथ लगाया है। फिर तो आपको नहीं देना पड़ेगा, अभी तो देना पड़ेगा को भी। मैं रुको, हमें 2 दिन देने पड़ेंगे। मुद्रा कोर्ट से 2 लाख करोड़ के ऊपर जो है वो ड्रग्स आया है, वो डीआरआई की तरफ से केस जो है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से केस हटाकर एनआईए में ले जाता है। जी, तो एनआईए हमारे पर अतुल जी 1 मिनट में आपको, चूंकि हमारे पास चर्चा इस समय एक विषय पे हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये तो हम नहीं कह सकते कि इतने मामले हैं इसलिए इसमें भी जांच नहीं होनी चाहिए। इसमें क्यों? अगर इसमें जांच हो रही है तो इसमें क्या गलत है? बात कर रहा हूँ। अब मैं संजय राउत जी के केस पर आता हूँ। जो मुझे जानकारी है, जो मैं समझ पाया अभी तक, यह है कि उन्होंने 55 लाख रुपया लिया, चेक पे 55 लाख रुपया लिया और चेक पे 55 लाख रुपया वापस किया। इसमें मनी ट्रेल कहां पर है, ये एक बात बता दीजिए। 1200 करोड़ का घपला किया, कभी बोलते 1100 करोड़ का घपला किया। अब 1200 करोड़ में 55 लाख रुपया लिया, सिर्फ 55 लाख रुपए लिया। यानी इतना पावरफुल आदमी अगर पूरी पतरा चावल की जो स्कीम है, जो 1200 करोड़ बता रहे उसमें मिला है, तो 1200 करोड़ के इसमें सिर्फ 55 लाख रुपया लेगा। ये किसी साउंड माइंड का जो आदमी हो उसको कन्विंस हो। तो आसिफ मामला आप इसका जवाब देंगे कि अगर इतने बड़े घोटाले में वो फंसे हैं, 1200 करोड़ का घोटाला में 55 लाख रुपए लेंगे वो? एक ही केस बताता हूँ।
नारायण राणे जी के ऊपर ये जो किरीट सोमैया जी है, जो हर दिन कहते हैं लोगों को जेल में पहुंचूंगा, इन्होंने नारायण राणे जी के इसमें मनी ट्रेल बताई थी कि कैसा फॉरेन इसका जवाब ले लें आसिफ बामला से। सुनिए अतुल जी, हमारे पार्टी में थे, वो जैसे ही बीजेपी में चले गए वो पाक साफ धुलकर हो गए हैं। एक ही आखिरी केस बताता हूँ, टीडीपी के 4 सांसद राज्यसभा के चारों ने डिफेक्ट कर दिया, वो भाजपा में चले गए, जिनके ऊपर संगीन आरोप सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी। ठीक है आसिफ बामला, जो भाजपा में गया वो दूध का धुला हो जाता है, और दूसरे की 1200 करोड़ का घोटाला 55 लाख रुपए से अगर इन्वॉल्व है संजय राउत, तो सवाल ये है कि सिर्फ 55 लाख क्यों? एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज अतुल जी, आसिफ बामला जवाब दे दीजिए। खत्म करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ईडी में होना चाहिए पक्ष छोड़कर, क्योंकि इनके जो तौर तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, मुझे लग रहा है ये बहुत कंफर्ट और कन्वीनियंस के हैं। उनके पक्ष को जो कंफर्ट दे वैसे है। आप सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। यदि पुरावे न होते और यदि ठोस नहीं, यही बात मैंने अरविंद सावंत जी को कही, यही बात मैंने अरविंद सावंत जी को कही। आपको न्यायिक पालिका पर भरोसा बचा ही नहीं। आप चिल्लाइए मत, सुनिए, मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे। आपने आपके पहले किसी ने कहा मैं आप दोनों को रोकूंगी, इस समय ब्रेक लेंगे आप, क्योंकि आजकल एक बहुत दिलचस्प बात ये हो गई है कि सवाल कुछ भी पूछे, हर नेता बोलता वही जो उनको बोलना, ना आप उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, ना आप उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, और मैं इसके बाद बात करना चाहूंगी चोरमारे जी से, जो बहुत पेशेंटली यहाँ बैठे आप तमाम लोगों की बहस सुन रहे हैं, पर ये पूरा मामला और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, उनकी क्या इस पर राय है, इस ब्रेक के बाद। संजय राउत की ईडी में हिरासत और उनसे जो पूछताछ चल रही है पात्राचौल मामले में, इसका क्या असर पड़ता है शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर? शिवसेना जो पहले ही एक बुरे दौर से गुजर रही है, जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो और इससे कितनी कमजोर होगी? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे मौजूद हैं। विजय जी, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों का और भी पत्रकारों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत के जो बयान है वो काफी ज्यादा उनके कहें अगर तो हम बड़बोलापन जो एक तरह से उनका है, वो भी उनको एक मुसीबत में खड़ा कर देता है कई बार, और इसकी वजह से शिवसेना को भी कई बार मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। बहुत सारे लोग जो छोड़कर गए वो भी ये कहते रहे हैं कि वो एक वजह रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है उससे उद्धव ठाकरे की मुसीबत और कितनी बढ़ती है? नगमा जी, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई सही है या गलत है, वो समय तय करेगा और न्यायालय तय करेगा। मगर इसकी जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग पॉलिटिकल है, ये पहले समझ लेना चाहिए। जो अरविंद सावंत साहब पहले कह चुके हैं कि इस कार्रवाई में जो कल दिन भर भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उनका जो स्टेटमेंट था महाराष्ट्र के लोगों को नीचा दिखाने वाला, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में जो असंतोष उमड़ा है, वो असंतोष एक दिन में थमने वाला नहीं था, वो आगे भी चल रहा था। तभी कोई अंदेशा आ रहा था कि बीजेपी इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो आगे लाएगी। और आज की जो मॉर्निंग न्यूज है, मॉर्निंग न्यूज से भगत सिंह कोश्यारी जी गायब हो गए और संजय राउत आ गए। मुझे लगता है ये पूरा पॉलिटिकल प्लान है बीजेपी का, संजय राउत के आज की जो कार्रवाई, उस कार्रवाई को देखते हुए, क्योंकि संजय राउत एक सांसद है और संसद का सत्र चला है। पिछले इस मामले में उनसे पहले 10 घंटे पूछताछ की हुई है और उन्होंने संसद सत्र के बाद आने के लिए कहा था। इसलिए इतनी, आज रविवार है, रविवार छुट्टी का दिन है, इतनी अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? तो ये पूरा पॉलिटिकल है। बीजेपी जो नुकसान भगत सिंह, आप कह रहे हैं टाइमिंग जो है वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इन्वॉल्व हो या नहीं हो, पॉलिटिकल है। हाँ, दूसरी बात जो इस मामले में कहे जा रहे हैं, जो दोनों प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले प्रवक्ता कह रहे हो पूरी पत्राचाल का
जो मामला है उनमें संजय राउत का मामला घसीट रहे हैं, और बाकी जो कह रहे हैं कि संजय राउत का उनसे कोई संबंध नहीं। इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्राचाल का जो घोटाला है वो अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, मगर 1040 करोड़ वैसा कुछ आंकड़ा है इसमें। जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें प्रवीण राउत है, वो प्रवीण राउत जो है वो संजय राउत के नाम राउत है, मन का उनका संजय राउत के करीबी है, मगर कोई खून के रिश्तेदार वगैरह नहीं है वो, और वो वादवान बंधु है। उन्होंने जो 1040 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें से कुछ रकम जो है वो 55 लाख की बात सामने आई है, वो 55 लाख की बात सामने आई है, उसके बारे में पूछताछ हुई है और वो संजय राउत की तरफ से वो वापस भी किया है। मगर और एक अलीबाग की प्रॉपर्टी का मामला है, संजय राउत की फैमिली ने अलीबाग की प्रॉपर्टी ली है और उस अलीबाग की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो कैश दी गई है वो कैश इस जो पत्राचाल मामले में की रकम है उसमें से दी गई है, ऐसा एक आरोप ईडी का है। मुझे लगता है इसके बारे में तहकीकात चल रही है और वो आगे का मामला। एक बात और आपसे खत्म करने के पहले विजय चोरमारे जानना चाहूंगी कि मराठी मानुस और ये बातें उठाई गई शिवसेना की तरफ से कि इनको एक तरफ से खत्म करने की कोशिश है शिवसेना को और मराठी मानुस को, लेकिन ये पूरा मामला पत्राचाल का मराठी मानुस ही है वो जो उसमें इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में 672 शायद लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। तो क्या ये लोग इस बात को, महाराष्ट्र के वो अफेक्टेड लोग इस बात को मानेंगे कि ये जो पूरा घोटाला है उसमें उनका नुकसान हुआ है और वो सिर्फ ये कहकर बच सकते हैं कि आप शिवसेना के खिलाफ उनका गुस्सा नहीं रहेगा? आपको लगता है अगर सिर्फ ये कहकर शिवसेना बच सकती है कि ये मराठी मानुस को तंग किया जा रहा है? नगमा जी अगर फैक्ट देखे तो ये जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो लोकल सोसाइटी ने वो चुनी है जी, वो कोई शिवसेना ने या कोई गवर्नमेंट ने नियुक्त की गई कंपनी नहीं है। जो प्रवीण राउत की कंपनी है वाधवान बंधु की उसमें पार्टनरशिप है, वो लोकल जो टेनामेंट वाले थे उन्होंने ही चुनी हुई कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उस कंपनी ने उन्हें फंसाया है। अब उसके बाद और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, 12 साल हो गए हैं, तो अब अगर कार्रवाई हो रही है या जांच हो रही है तो होनी चाहिए, हो रही है, होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, जांच के बारे में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो समय है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आसिफ भामला, आखिरी कमेंट और खत्म करना है मुझे ये। देखिए, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है और जो है शेल कंपनीज के थ्रू जो है ये पैसों का हेरफेर हुआ और ये सत्य बात है। जहां तक के रहा संजय राउत जी की बात, तो वो कोई दूध के धुले नहीं है। अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से महिला से वो उन्होंने व्यवहार किया। सही है, पर उसमें कोई एतराज नहीं कर रहा है कि जांच होनी चाहिए। उनकी हाई हैंडेडनेस, उनकी दादागिरी जो है हमने देखा किस तरीके से नवनीत राणा जी हो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आसिफ भामला, जितने भी पैनलिस्ट हैं, किस तरीके से उन्होंने वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक सवाल ये उठ रहा था कि आप लोगों ने जो टाइमिंग उसकी चुनी है ईडी ने, वो कोश्यारी जी को हेडलाइन से गायब करके संजय राउत को ले आया गया, वो ये सवाल है। कस्में खाते तो इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर कस्में खाते हैं तो इंतजार करना चाहिए। माफ कीजिएगा, इस समय मेरे पास इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए। आप तमाम लोगों का धन्यवाद शामिल होने के लिए। ये मामला उलझा हुआ है, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए और सवाल तो कई हैं जो उठेंगे। तो धन्यवाद आपका इस वक्त हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र में चल रहे इस पूरे मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सुबह से संजय राउत के घर पर ईडी के मेहमान आकर बैठे हैं। ये मराठा लोगों को समाप्त करने की साजिश है, शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश है, क्योंकि शिवसेना मराठी हिंदू लोगों की आवाज उठाती है। संजय राउत को आज गिरफ्तार करने की तैयारी है। बहुत बेशर्मी से ये सब कुछ किया जा रहा है, एक तरीके से दमन की नीति से ये किया जा रहा है। तो आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।